हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बम्पर ऑफर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बिल्कुल फ्री में आज से भैया क्लास 12th के मैथमेटिक्स की फीलिंग वाली क्लास का आगाज होने जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं, आपके भाई बंधु जो भी पढ़ने में सक्षम नहीं है, जो फीस देने में सक्षम नहीं है, गाँव के हैं, शहर के हैं, कहीं के भी हैं, यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, जिनके में एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, उन सभी माय डियर स्टूडेंट्स के लिए आज से हम फ्री में क्लास 12th मैथमेटिक्स की फीलिंग वाली सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो प्यारे बच्चे मुझसे बीएससी में पढ़े थे उनको तो पता है भैया कि मैं कैसी जोरदार फीलिंग करवाता हूं, क्वेश्चनों को ब्लड में घोल देता हूं फुल फीलिंग के साथ। तो अब क्लास 12th वाले बच्चे भी हमारी फीलिंग का लुत्फ उठा पाएंगे और हमारे साथ मैथमेटिक्स को दिल से फील कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से बताना चाह रहा हूं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से। रिलेशन एंड फंक्शन यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आप लोगों के, बस भाषा का फेर होता है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का पूरा प्रयास करूंगा, अपना 100% दूंगा कि आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस पूरे सफर को तय करने के लिए। मिशन 2025 मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100 यूपी बोर्ड का इतिहास रचने के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ साथ तैयार तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी बच्चे मुझे नया देख रहे हैं, कृपया करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट से, लिंक आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब सभी से अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। मेरा नाम है यशवर्धन तैनगोरिया और मैं काफी 4 साल से हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। 22,000 से ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी का दिल का रिश्ता है और फीलिंग वाला रिश्ता है हम सभी बच्चों का। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो भैया चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में हम रिलेशन को जानते हैं संबंध और फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। तो अभी टॉपिक पर पहुंचने से पहले आपकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। जो क्लास 11th में बच्चे नहीं पढ़ते ढंग से, उसके लिए आपकी कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहली डेफिनेशन आपकी आती है भैया सेट, यानी कि समुच्चय। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सेट के बारे में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है भूल गए, दोबारा हम उसको रिवाइंड करेंगे। अ वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of object whose element are fixed and cannot vary। स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया एक सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। देखो भैया, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन तो लिखने के लिए आएगी नहीं, केवल आप इसको प्रैक्टिकली फील करो, क्योंकि जब आप छोटी छोटी जानकारियों को फील करते जाओगे तब आगे जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे उनमें आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, इस सुपरिभाषित, एक कोई सुपरिभाषित हमारे पास संग्रह होगा। कोई वस्तु हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जिसके एलिमेंट यानी कि जिसके अंदर के जो भी चीज़ आएंगी जिसके अंदर, वो सदैव फिक्स रहेंगी। अभी एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगा, दोबारा समझो मैंने क्या कहा। एक सुपरिभाषित यानी कि एक ऐसी चीज हमसे कही जाए, ऐसी बात हमसे कही जाए जिस पर हमें कोई भी डाउट ना हो, और वो चीजें जो हम बताएंगे उसका आंसर वही किसी और से पूछा जाए तो वो भी सेम आंसर बताए। यानी कि उसका आंसर भैया वेरी नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका आंसर लोगों के जैसे हम लोगों को चेंज करोगे तो वो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात अटल सत्य है, इस बात में कोई भी हमें डाउट नहीं है। ऐसे ही हमें जो सेट दिया जाना चाहिए, जिसको हम सेट कहेंगे, वो ऐसा होगा कि जो भी बात हमसे बोली जाएगी वो बात सत्य होगी और हम उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर हमने किसी और से वो बात पूछी गई या हमने किसी और से वो बात कही तो उसका जो आंसर देगा व्यक्ति वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका आंसर सदैव फिक्स रहना चाहिए। तो भैया ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह भैया कहलाएगा क्या? उन ऑब्जेक्ट का, उन वस्तुओं का ऐसा संग्रह वो सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यहाँ लिखा है नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि वो अलग अलग लोगों के मुताबिक उसका आंसर अलग अलग ना हो, उसका आंसर एक ही हो, फिक्स हो, उसका आंसर वेरी ना करे। वेरी का मतलब होता है परिवर्तनशील आंसर ना हो, उसका आंसर फिक्स हो। तो समझ पाए कि नहीं? इसकी परिभाषा लिख देना। यूपी बोर्ड वाले बच्चों से भी कह रहा हूं मैं, हाँ तुम इंग्लिश में भी सीखो चीजें, जरूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे से इंग्लिश सीखेंगे, तुम भी इंग्लिश सीखो, अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। एक ऐसा सुपरिभाषित सेट, एक ऐसा सुपरिभाषित समूह जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट तुम्हारे फिक्स होते हैं,
यानी कि उसके अंदर उतने ही एलिमेंट आएंगे और वो कभी भी बदलते नहीं हैं और ना तो लोगों की अलग अलग सोच के मुताबिक उसका आंसर बदलेगा। ऐसे संग्रह को भैया हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 7। मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया उन सभी नेचुरल नंबर का सेट 7 तक की, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 7, 7 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये सही बात है। देखो, अगर मैंने किसी से कहा कि 7 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक संग्रह इकट्ठा कर लो, तो क्या ये सेट बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंसान से पूछोगे तो 7 तक की प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तुम चाहे किसी से पूछ लो, 7 तक की प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? यही वाली होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कभी बदलेंगी? ये हमेशा फिक्स रहेंगी। यही तो होती है कि नहीं, बोलो? तो तुम किसी से भी पूछोगे तो उसका जो आंसर आना चाहिए उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम्हें इस बात में कोई डाउट लगा? मेरी इस बात में मैंने यहाँ पे बोला उन सभी 7 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 तक की प्राकृत संख्याओं का हम संग्रह ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है। अगर यहाँ पर मैंने कह दिया सेट ऑफ ऑल टॉप फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ टॉप 10 लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है। सेट ऑफ ऑल टॉप 10 फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के 10 सबसे प्रतिभाशाली फुटबॉल के खिलाड़ियों का संग्रह। फीलिंग करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विश्व के 10 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का संग्रह, क्या ये सेट बनाएगा? अरे बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? अरे अपनी गली में लेकर देख लो, अभी तुमको कोई एक खिलाड़ी पसंद है, जरूरी है कि सामने वाले पर्सन को वही पसंद हो? फीलिंग करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुमको मान लो तुम्हारे लिस्ट में टॉप 10 में कोई 10 लोग आ गए फुटबॉल प्लेयर में, तुमने अपने पड़ोसी से पूछा, जरूरी थोड़ी है कि जो 10 तुमको पसंद है, पूरे विश्व की बात चल रही है, जरूरी थोड़ी है कि जो 10 तुमको पसंद है वही 10 सामने वाले को पसंद है। उनमें एक आध तो आगे पीछे होगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम किसी एक को पसंद कर रहे हो तो वो भी उसी को पसंद करे। तो यहाँ पे चांसेस हैं डाउट पैदा करने के, यानी कि ये जो बात आई ये हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर रही है। मैंने तुम्हें कहा था देसी भाषा में डेफिनेशन जान दो, ऐसी तैसी में ऐसी बात जो हमें संतुष्ट करे, हमें कोई डाउट नहीं हो वहाँ पे, वहाँ को आंसर सदा फिक्स रहे। तो जहाँ में आंसर बदलने के चांसेस हैं, क्योंकि जहाँ में अगर तुम जी बात का पूछोगे, कि 10 सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन से हैं, तो वो कोई और बतावेगा। भैया सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसको कोई और पसंद होंगे, तुमको कोई और पसंद है। तो यहाँ पे आंसर हमारा भैया वेरी कर गया, यानी कि आंसर बदल सकता है। डाउट है इसमें, 100% गारंटी नहीं है। इस बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे कोई 10 खिलाड़ी है, कोई और तुम्हें बता रहा है, जरूरी थोड़ी है तुमको पसंद हूँ मैं। अरे भैया सबकी चॉइस अलग अलग है। तो ऐसे केस में ये सेट नहीं बनेगा, ये सेट नहीं बनेगा। ये तो सेट है। ये सेट क्यों था? क्योंकि इसमें कोई भी जोड़ भाव हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं। इसमें तो बात फिक्स है, 1 से लेकर 7 तक की यही नेचुरल नंबर होते हैं, चाहे कहो तो आके पूछ लियो। इज दैट क्लियर? अब तुम शायद फील कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें कोई डाउट ही ना बचे। तुम बिल्कुल 100% सत्य बात बोलो, तुम्हें वो बात बिल्कुल सत्य लगे, और सामने वाले तो तुम पूछोगे बिल्कुल बेही आंसर बतावे। आंसर बदलना नहीं चाहिए। तो बाकू समुच्चय बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलिए। सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत की समस्त नदियों का संग्रह सेट बनाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरे भैया नदी तो फिक्स हैं। अब कौन इंसान है ज्ञानी नहीं होगा, भाई नदी के बारे में पता ही नहीं, तो वो क्या बतावेगा? कोई अच्छा व्यक्ति होगा, उससे तुम पूछोगे भारत में कितनी नदियां हैं, जो हैं वही तो बताएगा जो काउंटिंग में है। चाहे काउ से पूछोगे, नदियों का नंबर फिक्स है, भारत में फिक्स नदियां हैं और सबको इसके बारे में पता है। कोई ये थोड़ी कह देगा कि एक कम कर दो, 2 कम कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है और ना इसका आंसर कभी बदलेगा। तो ये मेरा सेट बनाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये बात क्लियरिटी आई? बताओ कितने बच्चों को इस बात में फुल क्रिस्टल क्लैरिटी है? फीलिंग आई कि नहीं आई? तो हम कहाँ सीखे कि भैया ऐसी बात या ऐसा संग्रह जहाँ में हमें कोई डाउट ना हो, ना सामने वालों को कोई डाउट हो,
जिसका आंसर ना सामने वाले पे चेंज हो ना हम पे चेंज हो, जो है ते ही रहे वो आंसर। तो भैया ऐसे सेट, ऐसे कलेक्शन को हम कह देते हैं, ऐसे संग्रह को कह देते हैं कि ये समुच्चय बना रहा है, ये सेट बना रहा है। बताइए, इज दैट क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय, इट रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान रखना, समुच्चय को हम भैया करली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, इतनी सी बात को छाप लो कॉपी में कि समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से। अगर कभी भी तुम्हें कहीं पर भी करली ब्रैकेट दिख जाए, समझ लेना वो एक समुच्चय है, वो एक सेट है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो करो कमेंट में, कमेंट में बोल के जरूर जाना कि फीलिंग आई कि नहीं आई। पहला लेक्चर है, पूरी दम दे दूंगा, 100% दूंगा अपना, और आउटपुट 100% देना आपका काम है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट मारो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जल्दी से इसको रफ करता हूँ, देखिएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते मेरे माइंड में एक और एग्जांपल आ गया आपके लिए सेट का, कि सेट ऑफ एनी 7 नेचुरल नंबर्स। बताओ मुझे कमेंट करके, इतना देखो क्या 7 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय बनेगा? अरे बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। जिस बच्चे ने के दिमाग में ये आ गया कि सेट ऑफ एनी 7 नेचुरल नंबर, भैया सेट नहीं बनेगा, वो बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है, उसका माइंड बिल्कुल सही जा रहा है। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। अब समझ में क्यों नहीं आया? मैंने कहा कि अरे ऐसी बात जो बिल्कुल फिक्स रहे, जिस पे कभी भी कोई बदलाव ना हो, ना वहां पे कोई तुम्हें शंका हो। सेट ऑफ एनी 7 नेचुरल नंबर, भैया 7 कोई सा नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं। अब तुमने ले मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो जरूरी थोड़ी है तुम्हारा पड़ोसी भी यही ले। तुमने अपने दोस्त से पूछी, बता कोई से 7 नेचुरल नंबर बता, तो बहुत सारी चॉइस है मेरे पास। तो अरे वाल ले ले 11 12 13 14 15 16 17 18, कुछ और ले ले 1000 2000 3000 4000 5000, इसमें तो बहुत सारी चॉइसेस हो गई। तो मैंने तुम्हें कहा बताई कि उसका आंसर कभी ना बदले, उसमें नेक भी तुम्हें डाउट ना हो। जहां में तो डाउट है सेट ऑफ एनी 7 नेचुरल नंबर, जहां में तो डाउट है भैया कि सेट नहीं बनावेगो, क्यों नहीं बनावेगो? क्योंकि केवल 7 की बात है रही है, तो 7 तो कोई से ले सकते हैं, अप टू 7 ना कहीं जाने। अप टू मतलब क्या है, शुरू के 7 या 7 तक, जहां मैं कह रहा हूँ 7 नेचुरल नंबर कोई से। तो अगर तुम कोई इंसान से पूछोगे 7 नेचुरल नंबर बता कोई से, तो माने जी बताए दे, कब वो तो तुमने पूछे, जरूरी थोड़ी है कि बेउजे ही बता। हर एक इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, यहाँ में आंसर फिक्स नहीं है। तो मैंने तुम्हें कहा सिखाओ कि वही संग्रह, वही कलेक्शन सेट बनेगा जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, जिसका आंसर सदैव फिक्स रहेगा। तो जहाँ पर तो डाउट है, साथ में बहुत सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं बनेगा। आई होप पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, ऑर्डर्ड पेयर। शुद्ध हिंदी में बोलूं, बक्सा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो तो बक्सा। हम सारे बच्चों ने पढ़े हैं ऐसे डिब्बा, पढ़े कि ना पढ़े बोलो, एक्स कॉमा वाई, इस शकल के डिब्बा हमने हाई स्कूल में बहुत पढ़े हैं, कक्षा 11 में बहुत पढ़े हैं, बोलो हाँ या ना। तो अब यही इस चीज में बड़ा मजेदार चीज है, ऑर्डर्ड पेयर बहुत मजेदार चीज है। असल जिंदगी में एक लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा आप लोगों को, देखना ध्यान से। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। ये कोई इंसान है, ये कोई पुरुष है बॉय, ये कोई गर्ल है जी, ठीक है। ये कोई बॉय है, ये कोई गर्ल है, इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने क्या कर ली, मैरिज कर ली। तो भैया इनका पेयर बन गया, बोलो हाँ या ना। इनका क्या बन गया, पेयर माने जोड़ा बन गया, इनका बन गया जोड़ा। और यहां पर स्कूल में एक लड़का है, ये खड़ा है, एक लड़की ये खड़ी है, ये भी पास पास खड़े हैं, इनका भी जोड़ा बन गया। तो कोई मुझे बताएगा इस जोड़े में क्या अंतर है? अरे बिल्कुल अंतर है भैया। ये जो जोड़ा है ये तो नॉर्मल खड़ा हुआ है, दो लड़का लड़की आपस में पास पास खड़े हैं, तो पेयर बन गया। क्या इसका कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है। ये अननोन है, ये भी अननोन है, कि बस एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की पास पास खड़े हैं, उनका जोड़ा बन गया पेयर। तो भैया ये ऑर्डर नहीं है इसका कोई। लेकिन यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की की शादी हुई है, ये पति है, ये पत्नी है, तो इन दोनों का जोड़ा तो बन गया। लेकिन दोनों पे रेस्ट्रिक्शन क्या लगी है, इन दोनों के जोड़े पे क्या शर्त लगी है? शर्त ये लगी है कि भैया तू इसका पति है और तू इसकी पत्नी है, बोलो।
तो भैया ऐसा जोड़ा, फीलिंग करा रहा हूँ, ऐसा जोड़ा जिस पे कोई शर्त लगी हो, जिस पे कोई कंडीशन लगी हो, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जिस पे कोई शर्त नहीं है, केवल नॉर्मली उठा के तुम अपया हाथे पेयर बन गए, अपया पेयर बन गए बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी शर्त के, तो भैया तुम कहलाओगे अनऑर्डर्ड पेयर। तुम क्या कहलाओगे? अनऑर्डर्ड पेयर। कितने बच्चों को ये बात प्रैक्टिकली फील आ गई? बोलो हाँ या ना। तुम पे अगर कोई शर्त लगी है, तुम पे कोई कंडीशन लगी है कि हाँ तुम इस रिश्ते से जोड़े में आए हो, वो रिश्ता है, तो भैया वो तुम्हारा ऑर्डर कहलाएगा, वो तुम्हारा ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मली पास पास खड़े है गए कि हाँ हमारा जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, तो तुम अनऑर्डर्ड पेयर कहलाओगे। ऐसे पेयरों को अनऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अपने रियल लाइफ एग्जांपल में एग्जांपल देखा होगा आप लोगों ने, जो बचकानी हरकतें आजकल के बच्चा बच्ची करते हैं, संग संग खड़े हो जाते हैं, अरे भैया हमारा पेयर बन गया। अरे कोई पेयर नहीं बन गया तुम्हारा। जब तक तुम्हारा एम नहीं लगेगा तुम्हारे अंदर, तब तक तुम्हारे को अनऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर मैरिज लग गया, सब मैरिज नाम का, तुम्हारा ये पति, ये तुम्हारी पत्नी, तब तुमको कहा जाएगा कि हाँ तुम पेयर तो हो, लेकिन कैसे हो? ऑर्डर पेयर हो। तुम्हारा ऑर्डर ये है, तू इसका पति है, तू इसकी पत्नी है। अब मैथमेटिक्स पे आ जाओ। गणित की भाषा में कैसे फील करेंगे? गणित की भाषा में फील ऐसे करेंगे, मैंने लिख दिया 2,3, ऐसे ही छुट्टा लिख दिया मैंने, कोई शर्त नहीं है, तो भैया ये कहलाएगा अनऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाएगा? अनऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर मैंने इस पर कोई शर्त लगा दी, शर्त कैसे लगा दी मैंने? 2,3 तो है, लेकिन शर्त ये है भैया कि जो दो है वो आनो चाहिए सेट ए ते। इस निशान को बोलते हैं, देखो इस निशान को बता दूं, बहुत से बच्चों को नहीं पता, इस निशान को बोलते हैं, सी बनाई दी भाई, बीच में डंडा खींचे, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। यूपी बोर्ड वाला बच्चा देखेगा वो भी फील करेगा आज। सीबीएसई बोर्ड ही नहीं, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप, फुल देसी भाषा, कोई दिखावा नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को मतलब ये होता है काउ चीज के भीतर है वो। अगर तुम अपने घर में रह रहे हो तो तुम कह जाओगे तुम अपने घर से बिलोंग करते हो। तुम बिलोंग्स टू योर हाउस, यू बिलोंग्स टू योर हाउस, यू बिलोंग टू योर हाउस, ठीक है। तुम स्कूल में रह रहे हो, तुम अभी स्कूल में रहते हो, यू बिलोंग्स टू स्कूल। कोई कहाँ से आए रहो है, कोई कहाँ रहवत हुए, बाहर निशान है, बोलते बिलोंग टू। तो जहाँ पे मैंने एक पेयर ले लो, 2,3 पेयर तो है। अब जिसका ऑर्डर बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर ये है, आगे वाला जो एलिमेंट है जहाँ में, वो पहले सेट से आवेगो, ए सेट से आवेगो। हवाल सेट समझा चुका हूँ, सेट कहते कहते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको पहले सेट बताया था। ये पहले समुच्चय ए ते आए रहो है, जो पीछे वाला 3 है भैया वो आए रहो समुच्चय बी ते। तो अब कहो जाएगो कि जी ऑर्डर पेयर बनेगो। क्या कहो जाएगो? जी ऑर्डर पेयर बनेगो। चौं कहो जाएगो, चूंकि देखो जहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं आती, 2,3 छुट्टा घूम रहे हैं, तो उसको कहेंगे अनऑर्डर्ड पेयर। लेकिन जहाँ पे मैंने लगाई थी कंडीशन, क्या लगाई थी कि कोई एक समुच्चय ए है, कोई समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए में तो पहले नंबर पे एलिमेंट आवेगो, और दूसरे नंबर को एलिमेंट हमेशा समुच्चय बी में ते आवेगो। तो अब जी कहलाओ जागो ऑर्डर्ड पेयर, चूंकि जहाँ पे लग गई शर्त ये लग गई कि पहले स्थान पे एलिमेंट आएगा ए सेट से, दूसरे स्थान पे एलिमेंट आएगा बी सेट से। कितने बच्चों को फीलिंग आई कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अब नहीं भूलोगे, बोलो हाँ, बोलो कंडीशन पल्ले पड़ी। तो ऐसा जोड़ा जिस पे कोई शर्त लगी हो, कोई कंडीशन लगी हो, या कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हो, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बात खत्म। इसका बहुत यूज होने वाला है ऑर्डर्ड पेयर का, पूरे रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा सदिश गुणन, इसको बोलते हैं सदिश गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सदिश गुणन, हिंदी में बता रहा हूं। तो देखो क्या लिखा मैंने, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हम क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपने सदिश में क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है क्रॉस गुणा करवाना। क्या होता है? क्रॉस गुणा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दो समुच्चय के बीच में करवाते हैं, दो सेट के बीच में करवाते हैं। तो देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए कॉमा बी। तुमने कोई दो सेट उठा ले ए और बी, तुम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओगे तो वो हमें क्या मिलेगा? नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब क्या होगा? वो रिक्त नहीं होगा। जो तुम गुणा करोगे दो सेट का, क्रॉस करवाओगे, हमको जो मिलेगा वो भी एक समुच्चय मिलेगा। दो समुच्चयों का क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद हमको एक समुच्चय मिलेगा। वो समुच्चय रिक्त नहीं होगा, अरिक्त होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ मसाला आएगा। ए नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा वो, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसके अंदर सारे के सारे बक्से आएंगे। कैसे आएंगे? बक्से आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब लग शब्द समझो समझो समझो। ऑर्डर्ड पेयर में क्यों कह रहा हूं कि उसके अंदर जो इस तरह के बक्से आएंगे, उनमें शर्त ये होगी कि पहला वाला एलिमेंट हमारा
पहले सेट से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट हमारा दूसरे सेट से आएगा। इसीलिए इस डब्बे को मैं ऑर्डर्ड पेयर कह रहा हूं। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों को ये बात क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आई कि जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमको एक सेट मिलेगा, उस सेट के अंदर वे सारे डिब्बे आएंगे, उसके अंदर सारे के सारे ए कॉमा बी के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। वो सारे डब्बे आएंगे उसके अंदर ए कॉमा बी के, ए क्रॉस बी यानी कि पहला सेट और दूसरा सेट का क्रॉस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया गया। तो मुझे डब्बे मिले, ए कॉमा बी डब्बे मिले। इन दो बिंदी का मतलब होता है सच दैट, यहां नोट कर लो, ये दो बिंदी होती है, इसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब होता है हिंदी में ऐसा है, ऐसा है कि, इसका मतलब होता है ऐसा है कि। तो देखो मुझे डब्बा मिला, मुझे डब्बे मिले, कौन से डब्बे मिले, ए कोमा बी टाइप के डब्बे मिले। इन डब्बों को मैं क्या कहलाऊं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहना, क्योंकि एक शर्त लगी हुई है भैया। शर्त क्या लगी हुई है कि जो पहला डब्बा है, पहले नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, यानी कि पहले वाले सेट से। दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो कहां से बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाले सेट से। तो इसीलिए ये डब्बा बना है, इस डब्बे पर शर्त लगी हुई है। इस डब्बे की शर्त क्या है कि पहले स्थान पर पहले सेट से एलिमेंट आ रहा है, दूसरे स्थान पर दूसरे सेट से एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी करके दिखाऊंगा, केवल इसका मतलब समझ लो कि दो सेट्स के बीच हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने पर हमें बहुत सारे डब्बे प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे डब्बे जो प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उन पे एक शर्त होती है, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर के प्रत्येक डिब्बे में जो पहला टर्म होगा वो पहले सेट से आ रहा होगा, और दूसरा टर्म होगा वो दूसरे सेट से आ रहा होगा। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो भैया प्रत्येक डिब्बे में पहला एलिमेंट बी सेट से आ रहा होगा, दूसरा एलिमेंट ए सेट से आ रहा होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अभी करके दिखाता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ, अभी केवल थ्योरी समझा रहा हूँ फुल एचडी क्वालिटी में, समझ लो पहले। तो पहले इसको रफ करने का नंबर आ गया है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं इस एग्जांपल की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे कैसे, उसके ऊपर एक प्यारा सा एग्जांपल, और फटाफट से बात को खत्म करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया। मैंने क्या कहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट्स का निकालेंगे। हमने लिखा पहला सेट 1 2 3 क्रॉस, दूसरा सेट 3,5। अब जैसे हम शुद्ध हिंदी में मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स में वैसे ही करेंगे कर, लेकिन करना क्या है, हमको इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, गुणा नहीं करना है, जोड़े बनाने हैं भैया, जोड़े। कैसे बनेंगे जोड़े, ऐसे बनेंगे, 1 का 3 के संग करो पहले 1,3 पहला जोड़ा, 1 का 5 के संग करो 1,5 दूसरा जोड़ा, 2 का 3 के संग करो 2,3, और 2 का 5 के संग करो 2,5, 3 का 3 के संग करो 3,3, और 3 का 5 के संग करो भैया 3,5। लो भैया आ गया प्रोडक्ट, कुछ था इसके अंदर, ये निकल के आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस हो गई बात। अच्छा पेपर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो इसके ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट पूछा जाएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एन लगा देगा। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन काय में, ए क्रॉस बी में। इसकी ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक फॉर्मल सी। देखो मान लो पहले सेट के अंदर अगर एन एलिमेंट है, दूसरे में एम एलिमेंट है, तो भैया इनके क्रॉस में एन इंटू एम एलिमेंट आएंगे। चेक कर लेते हैं, चलो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 3 गुणा इसमें 2 एलिमेंट, आंसर कितना आ गया 6। हमने जो क्रॉस निकाला उसमें चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पेपर में आपसे कभी भी डायरेक्ट पूछा जाए कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो उनको हम बिना इतना बड़ा निकाले हम डायरेक्ट इनके सेट्स के अंदर जितने जितने एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि इसके अंदर इतने एलिमेंट आएंगे। तो पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो भैया इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद ये बेसिक खत्म होता है। अब हम कक्षा 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन यानी संबंध में कदम रखने जा रहे हैं, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि बाप बेटी का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, माँ बाप का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। ये संबंध होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। अब गणित की भाषा में संबंधों को हम कैसे समझेंगे और गणित की भाषा में संबंधों को कैसे समझा जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब गणित की भाषा में 2 लोग नहीं होते हैं, गणित की भाषा में 2 लोगों की जगह पे 2 सेट होते हैं। या तो 2 सेट होंगे या एक सेट होगा। सेट यानी कि समुच्चय।
गणित की भाषा में समुच्चय पे संबंध परिभाषित होता है। संबंध को यहाँ पे हम आर से दिखाएंगे, आर से। आर माने रिलेशन। अब देखो संबंध हमारा, देखो आर कोई भी रिलेशन होता है किसी सेट पर लगाया जाता है, किसी भी सेट पर वो संबंध लगाया जाता है। अभी बताऊंगा क्या है, पहले परिभाषा सुन लो इसकी। आर कोई भी रिलेशन होता है जो किसी सेट पर लगाया जाता है। वो कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि या तो अपने आप पे ही लगेगा या दूसरे सेट पे लगेगा। अब जैसे तुमने घर में देखा होगा, अपनी अपनी फैमिली है, तो मान लो अपनी फैमिली ए है, उसके अंदर संबंध चल रहे हैं, जैसे कि अपनी फैमिली में पिता पुत्र का संबंध हो गया, माँ बाप का संबंध हो गया, और पति पत्नी का संबंध हो गया, और नाती पोता का संबंध हो गया, ऐसे करके अपनी खुद की फैमिली में। जब तुम्हारी शादी कहीं और होती है किसी फैमिली बी में, तो तुम्हारा संबंध अपनी के अलावा दूसरी फैमिली से जुड़ जाता है। तो वहां पर हम अब दो फैमिली के बीच संबंध आ गया है, तो दो फैमिली को मैं सेट कह रहा हूं। यहाँ पर मैथ की भाषा में हम फैमिली को सेट बोलते हैं, समुच्चय। तो यहाँ पे संबंध दो प्रकार से बने जाते हैं। संबंध दो प्रकार से कैसे बनते हैं? एक तो खुद पे संबंध, यानी कि आर सच दैट ए टू ए। इसको अगर ऐसा कहीं दिख जाए, समझ लेना कि अपने आप पे ही संबंध लगा। जैसे कि अपने घर में संबंध लेके बैठ जाओ, अपने भाई का अपने ऐसा संबंध, अपने पिता पुत्र का संबंध, अपनी मम्मी पापा का संबंध, तो वो अपनी फैमिली के अंदर आ गया। तो ऐसे संबंध को दिखाएंगे हम आर सच दैट ए टू ए से। अगर किसी दूसरी फैमिली में संबंध जुड़ गया हमारा, तुम्हारी शादी कहीं और हो गई, तो तुम्हारा और उसकी फैमिली के बीच में जो संबंध जुड़ेगा उसको ऐसे लिखा जाएगा आर सच दैट ए टू बी। अब रिलेशन कहां से पहुंच गया? अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली किसी बी में पहुंच गया है। तो संबंध दो तरह से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो अपने आप के संबंध पढ़ेंगे और एक किसी अदर फैमिली से हमारा संबंध पढ़ा जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब संबंध एक्चुअली में होता क्या है? संबंध एक तरह से एक शर्त होती है, एक तरह से एक कंडीशन होती है संबंध। जैसे कि तुमने इससे शादी कर ली, तुमने शादी करी, तुम दोनों का पेयर बन गया, तुम दोनों का पेयर बन गया, मान लो ए का और बी का पेयर बन गया। समझना ध्यान से। ये ऐसे समझो, ए कोई फैमिली है और बी कोई फैमिली है। ए के अंदर एक एलिमेंट है ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट बी। हमने इन दोनों का पेयर बना दिया, इनकी शादी करा दी, इनका पेयर बन गया। तो इनका पेयर कैसे ही बन गया? इनके पेयर पे क्या ऑर्डर है? इनके पेयर पे ये ऑर्डर है कि ये पति है और ये पत्नी है। इनकी शादी हुई ना, तभी तो इनका पेयर बना, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर बन गया। तो इनके बीच में रिलेशन क्या आया? शादी। इनके बीच में रिलेशन क्या आया? शादी का। क्या संबंध है? शादी हो चुकी है भैया, ये संबंध है। तो ये तो प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। तो मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होते हैं वो एक सेट से एक सेट दूसरे सेट पे होते हैं, या एक सेट से अपने आप पर ही होते हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात, जो भी रिलेशन होगा, जैसे कि ए से ए पे हुआ या ए से बी पे हुआ, वो सदैव आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, अभी एग्जांपल दूंगा तब पल्ले पड़ेगा। तो देखो भैया, अब हम संबंध को यानी कि रिलेशन को मैं मैथमेटिकली समझाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखो संबंध कुछ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, संबंध एक शर्त होती है, संबंध एक तरह से एक कंडीशन है। अब ऐसे समझो, फीलिंग करके ध्यान से समझना। एक लड़का है, एक लड़की है, दो लोगों की शादी होनी है, तो दो लोगों में डिमांड क्या है? भैया लड़की को लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। अगर वो लड़का सरकारी नौकरी वाला है, उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ही उन दोनों का पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा। इसका इतना अच्छा एग्जांपल तो मैं दे रहा हूँ, और कौन दे देगा तुम लोगों को? इस रिलेशन का पक्का एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल के जो संबंध बनते हैं दुनियादारी में भैया, आजकल के जो संबंध होते हैं वो भी शर्त पे बनाए जाते हैं। शर्त पे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, तभी शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। तो तुम्हारा पेयर तभी बनेगा जब तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। इसीलिए मेहनत करो। देख रहे हो, दो लोग रिलेशन में कब आते हैं? कोई दो लोग आपस में, कोई दो लोगों का पेयर कब बनता है? जब उनके घरवाले के द्वारा दी गई शर्त पर वो खरे उतरते हैं। उनके द्वारा शर्त होती है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी दोनों की शादी होती है, तभी दोनों का पेयर बनता है, तभी दोनों का ऑर्डर पेयर बनता है, अदरवाइज उनका ऑर्डर पेयर नहीं बनता है। अब देखो मैथ की भाषा में कैसे होता है, ये चीज ध्यान से समझना, मैथ की भाषा में समझो। देखो हमारे पास एक समुच्चय इस प्रकार है कि एक के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट भरे पड़े हैं। अब यहाँ पे शर्त आ गई। मैंने कहा कि संबंध कुछ नहीं है, संबंध एक शर्त है। संबंध का है कि x, y वे सारे के सारे डब्बे हमारे पास आएंगे, वे डब्बे आएंगे, इनमें से उनका पेयर बनेगा। देखो नो, लड़का वाले आए, ये लड़के खड़े हैं, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, ध्यान से समझना, इसको फीलिंग करा रहा हूँ। ये खड़े हैं 6 लड़के, 1 2 3 4 5 6। इसमें लड़कियां भी हैं, ये लड़का लड़की इसमें दोनों हैं। हमको करानी है शादी, हमको क्या करानी है? शादी। तो शादी के लिए शर्त ये है कि भैया शादी तो तुम्हारी है जाएगी, लेकिन शादी है वे के लिए हमें शर्त ये है हमारी कि पहले बार में तो हम दूसरे बार घटाएं तो आंसर 1 आना चाहिए।
हम केवल उन्हीं को जोड़ा बनवाएंगे, हम उन्हीं को पेयर बनवाएंगे जिनमें पहले वाई में से दूसरे वाई घटाए हुए पे आंसर बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ में कौन कौन सी शर्त सेटिस्फाई हो रही है। 1,2 इसके अंदर आएगा। लो 1,2 का जोड़ा बन गया। 1 और 2 आपस में रिलेशनशिप में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये शर्त को मंजूर कर गए। शर्त क्या है? पहले में से दूसरा घटाने पर प्लस का बना है। देखो प्लस का बनाएगा। 1 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? माइनस का। लेकिन मॉड लगा है। मॉड का मतलब होता है वो किसी भी चीज को प्लस का कर देगा, तो आंसर प्लस का बना जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों को समझ में आया? यहाँ पे 1,2 आ सकता है। 2,1 एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में आ गए। और कौन और आएगा भैया? 2,3 रिलेशनशिप में आ गए। और बोलो 3,2। और बोलो 4,5। और बोलो 3,4, 4,3, 5,4, 5,6, 6,5। तो भैया यहाँ पे हमने जोड़ियां बनवा दी। जोड़ियां तो बन गई, लेकिन जोड़ियां काय शर्त पे बनी? संबंध आज की दुनिया में ना एक दूसरे को रिश्ता एक शर्त पे बनता है कि लड़के की सरकारी नौकरी कितनी है, लड़का कमाता कितना है, लड़के की औकात कितनी है, तभी पेयर बनेगा। अदरवाइज आज की दुनिया में पेयर नहीं बनता है। तो वही खेल मैथमेटिक्स में हुए रहो है। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना सीखो। आजकल की जो चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स को असल ज़िंदगी से तुम जिस दिन रिलेट करना सीख गए, उसी दिन तुम मैथमेटिक्स की ब्यूटी को समझ जाओगे कि भाई कुछ नहीं है मैथमेटिक्स। जो तुम्हारे असल ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो यही सब कुछ चल रहा है। बस फिर इतना है कि वो तुम्हारे प्रैक्टिकल तुम्हें दिख रहा है। यहाँ बात नंबरों पे हो रही है। ये सारा कुछ बताता है, धोखाधड़ी सब यही मैथ बताता है। बस इतना है कि तुम देख नहीं पा रहे हो। अपने ने थोड़ा गौर करके देखो कि जो मैथ तुम तक कहने का चाह रहे हो। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो जी सब काम। जिंदगी में लड़का लड़की को पेयर कब बनता है? जब एक शर्त रखी जाती है लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तभी तो तुम्हारा पेयर बनेगा भैया। संबंधु एक बेस पे बनाए जा रहे हैं। संबंध भी कब बनते हैं? संबंध तब बन रहे हैं जब लड़का सरकारी नौकरी वाला। अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं है तो संबंध नहीं बनेगा। तो सेम यहाँ हमने वही काम करो है। यहाँ पे डिमांड रखी गई है का कि केवल हम उन्हीं को जोड़ा बनवाएंगे जिनमें पहले में तो दूसरों घटाए पे बनाना चाहिए, उन्हीं को जोड़ा बनेगो। तो यहाँ में तो इतने लोग आए तो जोड़ा बनेगो। 1 को 2 के संग जोड़ा बनेगो, 2 को 1 के संग जोड़ा बनेगो, 2 को 3 के संग जोड़ा बनेगो, 3 को 2 के संग जोड़ा बनेगो, 4 को 5 के संग जोड़ा बनेगो, 3 को 4 के संग जोड़ा बनेगो। तो ये सारे जोड़े तब बने हैं। ये कौन से जोड़े हैं? ये जोड़े तब बने हैं जब ये इस शर्त पे खड़े उतरे हैं। ये संबंध था। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ये कहेंगे 1 रिलेटेड टू 2, यानी कि 1 2 के संग रिलेशनशिप में है। आर का मतलब होगा रिलेटेड टू 2। 2,3 इसको क्या बोलेंगे? 2 रिलेटेड टू 3, यानी कि 2 3 के संग रिलेशनशिप में है। तो देख रहे हो इतने लोग, इतने जोड़ा कब बने? जब ये शर्त रखी गई थी तब। जब शर्त पूरा करो तब ये जोड़ा बने हैं। तो कितने बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आया कि संबंध इज नथिंग बट इट्स ओनली अ डिमांड। संबंध एक डिमांड है, संबंध एक शर्त है, संबंध एक कंडीशन है। जो कंडीशन मैथ के संग संग असल जिंदगी में भी लागू होती है, लड़का लड़की में भी लागू होती है, कोई भी संबंध बनाते उसमें लागू होती है। आजकल के स्कूलों में टीचरों और बच्चों के संग संबंध कब बनता है? पहले फीस लाओ, जैसी फीस जमा होगी उसके बाद टीचर और एक स्टूडेंट का पेयर बनता है। लेकिन हमारा तुम्हारा पेयर बिना किसी फीस के बन रहा है। आप सभी मेरे दिल में है और मैं आप सभी के दिल में हूँ। ये पेयर पता कैसे बना? ये पेयर मैथमेटिक्स से परे है। एक गुरु शिष्य का सच्चा संबंध है हम और आप लोगों में। कोई फीस नहीं ली जा रही है। लेकिन आजकल के स्कूलों में इस पवित्र संबंधों को आज की दुनिया में व्यापार बना दिया है। सबके लिए शर्त है, लेकिन यहाँ आपको कोई शर्त नहीं है। आपकी जब मर्जी तब आइए, जब मर्जी तब जाइए। ऐसा ही आपको होना चाहिए। आजकल के स्कूलों में एडमिशन कराने जाते हैं, टीचर और बच्चों के संग संबंध बनाने से पहले फीस बीच में आती है कि इतने 1,000 रुपये जमा करो तब तुम्हें क्लास में बैठने दिया जाएगा, तब तुम्हारा टीचर के संग तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं है। तो भैया हर आज की दुनिया में तुम काऊ के संग रिलेशनशिप में जाओगे, वो तुमसे कुछ ना कुछ चाहता है, उसकी कोई ना कोई शर्त है। तो ये बात मैं नहीं बता रहा, ये मैथमेटिक्स बताता है। असल जिंदगी की सारी बातें मैथ की किताब में छपी हुई हैं, सब छुपा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम्हारे संग जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो जो चीज़ें घटना आज दुनिया में चल रही हैं, एवरीथिंग इज मैथ। तुम्हारा मैथमेटिक्स का अगर जिस दिन तुमने मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ से विजुअलाइज करके कनेक्टेड कर लिया, उस दिन से तुम्हें मैथ बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। मैंने खुद इस बात को अपने आप से एक्सपीरियंस किया है। पहले मैं भी कुछ नहीं जानता था ये क्या हो रहा है, सेट पैट कुछ नहीं। जिस दिन मैंने असल ज़िंदगी से मैथ को जोड़ना शुरू किया, मैथ को कनेक्टिविटी बनाना शुरू किया, उस दिन से हलवा हो गया सारा कुछ। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आप सभी के समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। संबंध कुछ नहीं है, एक तरह की शर्त होती है
जो अपने सेट पर लगाई जाती है या किसी दूसरे सेट पर किसी एक सेट द्वारा लगाई जाती है। अच्छा, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ध्यान से समझना। देखो, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, इससे थोड़ा छोटा करते हैं तब आपको समझाऊंगा ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसमें मैं रखता हूँ केवल दो ही एलिमेंट, 1 और 2, ठीक है। मैं इसमें केवल दो एलिमेंट रख रहा हूँ। अब इस शर्त को संतुष्ट करते हुए मैंने रिलेशन में बनाया, कौन कौन रिलेशन में आया, 1,2 आया और 2,1 आया, ठीक है। तो मुझे रिलेशन के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर मिल गए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि रिलेशन के अंदर मुझे जो भी मसाला मिलेगा, क्या कहा मैंने, रिलेशन के अंदर मुझे जो भी मसाला मिलेगा वो सारा का सारा मसाला मेरा कहाँ से आ रहा होगा, वो सारा का सारा मसाला मेरा ए क्रॉस ए से आ रहा होगा। बस हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि रिलेशनशिप में जो तुम्हें जो भी एलिमेंट मिले हैं, रिलेशन में तुम्हें जो भी कुछ मिला है वो सारा कहाँ से आता है, वो सारा का सारा। ये चीज़ याद रखना। अगर तुम, हमारा जो अभी रिलेशन चल रहा है ये केवल एक ही सेट पे चल रहा है, वो सेट है ए। तो इसके अंदर में रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आए हैं वो सारे के सारे इसके ए क्रॉस ए से आ रहे हैं। निकाल के दिखाऊं तो इसका ए क्रॉस ए निकालो, निकालो ए क्रॉस ए, 1,2 क्रॉस 1,2 निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालो, 1,1 1,2 2,1 2,2। अरे फीलिंग करो, देखो साफ साफ आंखों के सामने बात हो रही है। 1,2 और 2,1 कैसे मौजूद नहीं है, देखो 1,2 2,1 दोनों मौजूद हैं। तो बस मैंने यही कहा है कि अगर रिलेशन तुम लगा रहे हो या रिलेशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया, कोई शर्त तुम्हें दी गई है, तो रिलेशन में तुम्हें जो भी मटेरियल मिल रहा है वो उसी सेट के क्रॉस में से आता है। अगर दो सेट हैं तो उन दोनों सेट के क्रॉस में से आएगा। इज दैट क्लियर? यहां पे एक ही सेट था, रिलेशन ये था, तो जो भी मसाला तुम्हें मिला वो इसी सेट के क्रॉस में से मिला। ये लिखा हुआ है मैंने। या आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर दो सेट होंगे तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर है और नॉट? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आपको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लगातार। तो आइयो, पल्ले पड़ी होगी कहानी कि जो संबंध होता है वो क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। अब तो नहीं भूलोगे कभी, अब तुमने प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवा दिया। रिलेशन इज नथिंग बट इट्स अ शर्त, इट्स अ कंडीशन। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हमारा आता है एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। देखो नाम में ही फीलिंग आ रही है, रिक्त संबंध, खाली संबंध, ऐसा संबंध, यानी कि ऐसा संबंध, यानी कि ऐसी शर्त रख दी जाए, एक ऐसी शर्त रखी जाए उस शर्त के अंतर्गत हमारा कोई भी जोड़ा ना बन पाए। ऐसी शर्त जिसके अंदर हमारा कोई भी जोड़ा ना बन पाए। यानी कि सवाल मान लो, तो जैसे कि एक ने शर्त रखी कि हमको पूरा चांद चाहिए तभी हम संबंध बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चांद किसी इंसान के बस में तो है नहीं कि पूरा चांद उसको ला के दे देगा, इम्पॉसिबल है। तो ये संबंध कभी बन ही नहीं पाएगा। यानी कि ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं होगी भैया, उसे क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। इसका भैया इंग्लिश अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे जाए, अ रिलेशन आर, कोई संबंध आर इन अ सेट ए का समुच्चय ए पे लगा हुआ है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। वो कहा जाएगा रिक्त संबंध इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि, नो एलिमेंट मतलब होता है कोई एलिमेंट ऑफ ए, और ए को कोई एलिमेंट, नॉट माने नहीं, रिलेटेड माने संबंधित, टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए को कोई एलिमेंट, ए के काउ एलिमेंट तो संबंधित नहीं हो, काउ कोई रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाए। अब ऐसा कब है पावे को, अब भैया रिलेशनशिप में कब नहीं आ पावे को, जब शर्त ही ऐसी होगी जो कभी पूरी नहीं है पावे, जब शर्त ऐसी हो जो कभी पूरी नहीं हो पाए, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, हमारा रिलेशन बनेगा ही नहीं, खाली रह जाएगा, एम्प्टी, खाली एम्प्टी रिलेशन। तो लो उसको फाई से दर्शाते हैं, इस चिन्ह को फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। अब देखो मैं एक शर्त दिखाऊं, हमारे पास एलिमेंट है ए बराबर 1 2 3 4। अब मैंने शर्त रख दी, शर्त माने संबंध रख दिया उसने, रिलेशन आर बराबर क्या शर्त रख दी कि एक में तो दूसरों घटाए तो 10 आ जाए। अरे भैया यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट ना है जहाँ में तो तुम दूसरे घटाओगे तो तुम्हें 10 मिला। अरे बोलो, अरे क्या तुम पे कोई ऐसा एलिमेंट है, जाई सेट को होना चाहिए, जा सेट पे लगा। देखो रिलेशन कहाँ लगा तो है, काउ सेट के ऊपर लगा तो, सेट जो ए है। तो जहाँ में इतने से एलिमेंट है, तुम्हें जहाँ में तो कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा हो कि तुम दो एलिमेंट घटाए गए 10 ले आओ, अरे जोड़ के लाए को तो लाले पड़ रहे हैं, दो एलिमेंट ने तुम घटाए की बात कर रहे हो। क्या कभी घटा करके तुम्हें यहाँ पे 10 मिलेगा क्या, कि क्या तुम ऐसा कोई जोड़ा बना पा रहे हो, क्या तुम ऐसे कोई दो एलिमेंट को तुम रिलेशनशिप में ला पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो भैया। तो यहाँ पे हम पे ये शर्त पूरी नहीं हो पाएगी।
तो ऐसी शर्त में हम पे का आवेगो, कछु नहीं आवेगो। तो कछु नहीं आवेगो तो कछु नहीं को हम फाई ते दिखावत हैं। क्या दिखाते हैं? फाई। जब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं फाई। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? तो एक ऐसा रिलेशन, जा रिलेशन के अंतर्गत एक ऐसी शर्त, एक ऐसा रिलेशन जाते भैया कोई एलिमेंट अपने आपस में जोड़ा में बना ही नहीं पाए। अब जाते तुम देख रहे हो कोई जोड़ा हाथ में आओ, कोई जोड़ा हाथ में ना हो। जोड़ा हाथ में कब आवेगो? जब शर्तें पूरी करेगो, शर्तें पूरी करेगो। तो जिस शर्त ऐसी रखी जाइए, एक्स में से 2 घटाओगे, एक्स में से वाई घटाओ तो 10 आ जाए। जो शर्त भैया इनमें तक कोई पूरी ना कर सकत, तो रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि जोड़ी नहीं बनेगी। तो ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, फाई मिलेगा। ये कोई संबंध नहीं हुआ, खाली संबंध है ये, तो कोई संबंध ही नहीं है, तुम कुछ नहीं बना पाओगे। इज दैट क्लियर और नो? नीचे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, अरे भैया यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया? सार्वत्रिक संबंध। जी जाको जस्ट उल्टा कर दो, ऐसा संबंध जागू हर कोई पूरा कर सके, ऐसी शर्त जिसको सेट का प्रत्येक एलिमेंट पूरी कर सके, बस हो गया। तो देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट, कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए में, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। वो यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक संबंध तब कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए यानी कि जो ए सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ऐसी शर्त हो जिससे ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का अंदर का प्रत्येक मसाला अपने आप के साथ संबंध में आ जाए, अपने आप के साथ संबंध में आया। देखो एग्जांपल, ए बराबर है 1 2 3 4। शर्त क्या है कि अगर हम पहले में से दूसरों घटाएं तो मोए इंटीजर मिले। कहाँ मिले? इंटीजर, समझते हो? ये होता है इंटीजर, 0 -1 -2, यानी कि पूर्णांक मिल जाए। पूर्णांक ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, बस पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो जा शर्त को सब पूरा कर रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर मैं 1,2 ले लूँ जोड़ा में, तो देखो जे जोड़ा बनना हुआ बच्चों, क्योंकि 1 में तो 2 घटाऊंगा तो -1 मिलेगा। -1 कहाँ है? इंटीजर, पूर्णांक है भैया। और ले लो 1,1 ले लो 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, 4,4 ले लो, और ले लो 1,3 ले लो, और ले लो 1,4, और ले लो 2,3, 3,4, 2,4। अरे भैया बहुत सारे रिलेशन बन गए ऐसे तो। 2,4 और ले लो, 4,1, 4,2, 4,3। तो सीधी मतलब ये है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम बाय समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसी शर्त जिसको प्रत्येक अवयव संतुष्ट कर पाए। यानी कि देख रहे हो जा शर्त में, जैसी मैंने यहाँ पे इंटीजर कर दिया, इंटीजर तो सवरे इंटीजर देंगे हमें। अब अगर तुम घटाओगे, जे तो इंटीजर ही है, जे पूर्णांक है, जब पूर्णांक में तुम पूर्णांक घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पूर्णांक ही तो लौट के मिलेगा, ठीक है? तो सवरे के सवरे इंटीजर है ये। तो देख रहे हो यहाँ पे तुम घटाओगे तो जैसे शर्त संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमने इतने जोड़ा बनाए ले, यानी कि जोड़ा का सवरे एलिमेंट एक जोड़ा बन गए, सवरे एलिमेंट एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में आए गए। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही ऐसा होता, रिलेशन ऐसा होता जाको कोई उस सेट बड़े आसानी तक बागू पूरा कर सके। एक ऐसी शर्त जैसे कि नॉर्मल शर्त होती है, शादी ब्याह होते हैं कि ज़्यादा कुछ मन दो, बस हमें लड़की दे दो और थोड़ा बहुत जो दे सो दे दियो। अगर शादी ब्याह में अगर हर एक लड़के वाले यही शर्त रखेंगे तो ऐसा कोई लड़की नहीं बचेगी जिसकी शादी होने से वंचित रह जाए। बहुत से लोग दहेज के मारे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ में डिमांड ही ऐसी है, हर कोई ना पूरी कर सका तो वह चीज़ है। तो बस एक ऐसा रिलेशन, यानी कि एक ऐसी नॉर्मल सी बात है कि तुम जो देना चाहो वो दे देना, और ऐसा करके हम जोड़ी बना लेंगे। तो देख रहे हो जहाँ में बस घटाया कर लो, जो मिले सो ले लेंगे, इंटीजर मिलेगा तो भैया हम जोड़ा बनवा देंगे। तो देख रहे हो इतने सारे एलिमेंट के हमने जोड़ा बनवाए थे इस बढ़िया सी शर्त के कारण। तो ये शर्त यूनिवर्सल रिलेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक ऐसा रिलेशन जो हम किसी के साथ भी बना सकते हैं, एक ऐसी शर्त होती है जो हर कोई बात पूरी कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, पूरे संसार में, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा फुल फीलिंग के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप के पास। जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको रफ करता हूं, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया हम जो अब रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट ए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है। अभी तक तो चल रहा था वो सारा कुछ बेसिक था, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ध्यान से देखेंगे भैया। तो यहाँ पे अब पहला रिलेशन आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो ध्यान से समझेंगे, देखो क्या है, जो संबंध x का y के साथ है, ध्यान से समझना, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ हो जाए
तो ऐसी कंडीशन में हम जो संबंध होगा उसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। इज दैट क्लियर? अभी भाषा समझो, अभी एग्जांपल से प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाऊंगा। पहले समझो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट उस सेट का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ अगर हो जाता है तो उस संबंध को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जांपल के तौर पर मैं लिया हुआ यहाँ पे ऐसे समझ लो इसको, अगर a कॉमा b हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, रिलेशन यानी कि जो भी हम रिलेशन लगाते हैं उस समय जो भी मसाला मिलता है वो, तो ए कोमा बी है ना, को ए के संग बी का जो संबंध है वही संबंध ए का ए के साथ हो गया। मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, ए कोमा बी का मतलब क्या है अगर ये रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो, कि ए कोमा बी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि ए बी के संग रिलेशन में आ रहा है। तो जो रिलेशन ए से बी के संग आ रहा है वही रिलेशन ए अपने आप में उसी रिलेशन में आ जाए, तो वही रिलेशन ए का ए के साथ ही अगर हो जाता है तो यानी कि ए कोमा बी अगर आर में है तो ए कोमा ए भी आर में होना चाहिए। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि प्रत्येक ए कॉमा बी जो ए के अंदर मौजूद है उन सभी के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर ए कॉमा ए आर के अंदर नहीं मिला तो भैया स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई रिपीट, स्वतुल्य संबंध होने के लिए अगर ए कॉमा बी आर के अंदर मौजूद है तो तुमको ढूंढना है ए कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। एक पर नहीं, प्रत्येक के लिए होना चाहिए। अगर प्रत्येक में से किसी एक के लिए भी तुम्हें नहीं मिल पाया और बाकियों के लिए मिल गया, किसी एक पर कंडीशन डिस्कार्ड हो गई तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बढ़ते हैं। देखो, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और संबंध क्या है x, y, यानी कि वे सारे डब्बे जिनमें पहले में से दूसरे को घटाने पर मुझे इंटीजर मिलता है। इंटीजर मिलता है तो देखो, चलो मैं डिब्बे बनाता हूँ। 1 2 का डिब्बा बनेगा, 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा, इंटीजर है। और 2 2 मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 1 3 मिलेगा। और बोलो, और देखो 1 3 मिलेगा, 3 1 मिलेगा। कितने मिल गए? 1 2 3 4 5, एक और मिलेगा यहाँ पे अभी 3 1 मिलेगा। ठीक है, 3 1 मिल गया, 1 2 मिल गया और 3 3 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 2 2 1 1। तो देखो, समझने के लिए हमने ये निकाल लिया रिलेशन, हमारे रिलेशन के अंदर ये डब्बे आ रहे हैं। अच्छा, हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या शर्त होती है। जो संबंध x का y के साथ है, यानी कि 1 रिलेशन में है 2 के साथ, तो भैया 1 1 के साथ रिलेशन में है तो 1 1 के साथ भी रिलेशन में होना चाहिए। चेक करो कैसा कोई पेयर है? अरे है, ये रहा 1 1। तो भैया हमारी ये शर्त इसमें सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा देखो, अगर देखो यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर 1 आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, तो मैंने तुम तक कहा गई है एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 आ रहा है तो यानी कि 1 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए। बोलो है, इसके अंदर आया है। आगे बात करते हैं, 2 आ रहा है इसके अंदर, तो भैया 2 2 के साथ भी कायम होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो, क्या ऐसा कोई पेयर है जिसमें 2 2 के साथ हो? अरे बिल्कुल है। ठीक है, 3 आ रहा है तो 3 3 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो देखो 3 3 इसके अंदर है। अरे समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ हो जाए। x का y के साथ क्या संबंध है? 1 2 का क्या संबंध है कि 1 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे -1 मिलेगा जो कि इंटीजर है। वही संबंध मेरा 1 1 के साथ भी है। देखो क्या है, अगर मैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा जो कि इंटीजर है। तो जो संबंध x 1 और 2 आपस में संतुष्ट हो रहे थे वही संबंध पे 1 1 के साथ भी संतुष्ट होना चाहिए। तो जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कह देंगे दिया गया जो रिलेशन है भैया वो रिफ्लेक्सिव है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? इसके अंदर 3 एलिमेंट भाग ले रहे थे, 1 2 3, तो इन तीनों को खुद के साथ रिलेशन चेक करना है। मैंने कहा बताओ, अगर a कॉमा बी है तो तुम्हें काय पे फोकस करना है? a कॉमा ए पे। जो रिलेशन तुमने निकाला है, ये रिलेशन आया है, इसके अंदर अगर a कॉमा बी आ रहा है, 1 2 आ रहा है इसके अंदर, तो 1 1 भी इसके अंदर आना चाहिए। अगर इसके अंदर 3 1 आ रहा है तो उसके अंदर 3 3 भी आना चाहिए। तो अगर a कॉमा बी आ रहा है उसके अंदर तो a कॉमा ए भी उसी रिलेशन में आना चाहिए। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, प्रत्येक a और b जो a में बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। जस्ट इसी का उल्टा, जो संबंध x का y के साथ है, समझ रहे हो, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए, वही संबंध y का काय के साथ हो जाए, x के साथ हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जांपल देख लो यहां पे, अगर a b के साथ रिलेशन में है तो भैया बी भी ए के साथ उसी रिलेशन में होना चाहिए, उसी रिलेशन में। जैसे यहां पे था ना, एक्स के साथ वाई जिस रिलेशन में था उसी रिलेशन को संतुष्ट करते हुए एक्स खुद के साथ भी था। सिमिलरली ए जिस रिलेशन के साथ बी के साथ है उसी रिलेशन के साथ बी ए के साथ भी होना चाहिए। अगर ए कोमा बी तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसका उल्टा तुम्हें देखना है, ए कोमा बी कोमा ए भी तुम्हें उसी रिलेशन में दिखना चाहिए। अब चेक करते हैं, यहाँ पे एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और मेरा जो रिलेशन है वो ये है, एक्स कोमा वाई का मॉड करने पर 1 मिलता है। चलो लगाते हैं, पहले निकालते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो देखो भैया 1 2 इसके अंदर आएगा, 2 3 इसके अंदर आएगा, 3 2 इसके अंदर आएगा, और तो कोई आएगा नहीं। 1 2 2 3 और 2 1 2 1 बोलिए, आया ना? तो यानी कि मुझे इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिले, 1 2 मिला, 2 3 मिला, 3 2 मिला, 2 1 मिला। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे रिलेशन में उठा करके। रिलेशन क्या है मेरा, देखो पहला उठा लो 1 2, यानी कि 1 2 के साथ रिलेशन में है। रिलेशन क्या है, 1 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि यहां पे मॉड लगा हुआ है। तो मुझे यह क्या देखना है कि 1 जिस रिलेशन के साथ 2 के साथ है उसी रिलेशन के साथ 2 भी 1 के साथ है कि नहीं है। अरे है, 2 1 भी इसके अंदर है। तो यानी कि ये मेरा काय की प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ये मेरा सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड कर गया, तो मेरे सममित हो जाएगा। लेकिन सब पे चेक करो और देखो कोई छूट तो नहीं रहा है। अगर 2 3 के साथ है, अगर 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो मुझे क्या देखना है, 3 का रिलेशन भी 2 के साथ होना चाहिए। बोलो है, ये रहा। इज दैट क्लियर? और इसमें कोई है नहीं है, सारे यही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन कहलाता है भैया मेरा सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। कितने बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है? इज दैट क्लियर? फुल एचडी क्वालिटी में कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर तुमको a कोमा बी दिख रहा है रिलेशन में तो उसका उल्टा, ए बी के साथ जिस रिलेशन में है उसी रिलेशन में बी भी ए के साथ होना चाहिए। तो 1 2 के साथ जिस रिलेशन में था उसी रिलेशन में 2 भी 1 के साथ है। देखो 1 में से 2 गया क्या आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 गया क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड लगा है, इसीलिए माइनस का कोई कॉलम ही नहीं है। तो 1 2 जिस रिलेशन में है उसी रिलेशन में 2 1 भी है। तो यानी कि ए जिस रिलेशन से बी के साथ है उसी रिलेशन में बी ए के साथ है। तो दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है हमारी सिमेट्रिक वाली। तो कह देंगे भैया ये यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। कितने बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है? आई होप फुल एचडी क्वालिटी में आप लोग फीलिंग कर रहे होंगे। अगर वीडियो में मजा आ रहा तो वीडियो को एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर जाना। अब बढ़ते हैं एक लास्ट रिलेशन की ओर, जल्दी से उसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, देखिएगा। टेंट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। जाता है इजी, कोई रिलेशन ही ना आता हो, कतई सिंपल। ये रिलेशन का है, अगर ए रिलेटेड है बी, अगर ए और बी रिलेशन में है और बी और सी रिलेशन में है, ध्यान से समझना। अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो भैया ए और सी यू रिलेशन में होंगे, काम खत्म। ये बात जितनी आसान लग रही है ये उतना ही घुमा देती है ये बात, इसको ध्यान से समझना भैया। ए और बी का जो संबंध है वही संबंध बी और सी में है, तो वही संबंध ए और सी में भी होगा। इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हें डिब्बा मिल गया, ए और बी का, और तुम्हें डिब्बा मिल गया बी और सी का, अंदर वाला हटा दो, ये बाहर वाला वही डिब्बा तुम्हें मिलना चाहिए। अंदर वाला हटा दो, बाहर वाला भी तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का मिलना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। इज दैट क्लियर? समझा कि नहीं समझा? बोलो। अगर ए और बी जिस रिलेशन में है उसी रिलेशन में बी और सी भी है, तो उसी रिलेशन में ए और सी भी होंगे। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को ले करते हैं। देखो एक वही प्यारा सा सेट ले लिया मैंने, a = 1 2 3 और r = x, y। अब कंडीशन क्या है, वे x और y के जोड़े आएंगे।
एक्स और वाई के वे जोड़े आएंगे जिनमें एक्स वाई से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2,1 ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ या ना। और देखो 3,2 ले लेते हैं। और यहाँ पे और क्या आ जाएगा बोलो, एक्स वाई से बड़ा आएगा। और इसमें कौन आ जाएगा बोलो, 3,2 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बोलो, 3,1 आ जाएगा। ये आ जाएंगे इसके अंदर। देखो ये सारे वे रिलेशन आए हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। वे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। देखो 2,1 के साथ रिलेशन में है, 3,2 के साथ रिलेशन में है, 3,1 के साथ रिलेशन में है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें दो जोड़ा उठाने हैं, ए बी के साथ रिलेशन में हो और बी सी के साथ रिलेशन में हो। तो ए और बी निकाल लो फटाफट। देखो 3,2 3,2 आपस में रिलेशनशिप में है और अंदर अंदर वाला सेम होना चाहिए। और 2,1 एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। इसको मैं ए कह दे रहा हूं, इसको मैं बी कह दे रहा हूं, इसको भी बी कह दिए तो बी है ही है, इसको मैं सी कह दे रहा हूं। देखना तुमको ऐसे दो डब्बे उठाने हैं, पहले डिब्बे का पीछे वाला दूसरे डिब्बे का आगे वाला सेम हो भैया, तभी तो ये कंडीशन हो पाएगी। देखो ए और बी और सी, बी 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 इन दोनों में आना चाहिए, बी बी सेम होना चाहिए। तुम सोचोगे तुम 3 और 2 3 और 1 ले लो, नहीं, यहाँ पे बी बी अलग, बी बी सेम कहाँ है, बी बी सेम होने चाहिए। बी बी एक ही नंबर है वो। तो देखो मैंने जानबूझ के दो डिब्बा ऐसे उठाए हैं, 3 और 2। देखो इनमें 2 2 आ रहा है। तो अंदर अंदर वाले को भूल जाओ, बाहर वाला कौन है, 3,1। क्या चेक करो, क्या 3,1 भी उसी रिलेशन को संतुष्ट करता है। वो रिलेशन क्या था, एक्स गड़ा होना चाहिए बाई से। इसको मैं एक्स कहता हूं, इसको बाई कहता हूं। अरे बिल्कुल है बड़ा, देखो 3 भैया 1 से बड़ा नहीं होता क्या, देख रहे हो। तो ऐसे करके फुल फीलिंग के संग तुम्हें मालूम पड़ेगी कि ट्रांजिटिव रिलेशन का ऐसा कहता है। इज दैट क्लियर और नॉट, नीचे कमेंट करके बता के जाना। ऐसी क्लास आज से पहले कभी देखी तो पल्ले पड़ी कहानी। तो अगर तुम्हें रिलेशन के तुम्हें डिब्बा मिल गए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे 2 डिब्बा छांटने हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए कि जहां में एक को पीछे वाओ दूसरे को आगे वाओ सेम हो, तो अंदर अंदर वालों को हटा दो, बाहर बाहर वाला भी उसी रिलेशन को संतुष्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर ये भी रिलेशन के अंदर है, देखो 3,1 ये रहा इस रिलेशन के अंदर, ये बैठा हुआ है। अगर 3,1 भी इसी रिलेशन के अंदर आ जाता तो कह देते हैं भैया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। अभी हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ रहे हैं, अभी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे एनसीईआरटी की बुक की। पहले कॉन्सेप्ट को एकदम कर रहे के पकड़ लो अच्छी तरीका से। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता का संबंध। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यता का संबंध। कतई सिंपल हो गया। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो भैया उसको कह देंगे आंख बंद करके कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बात खत्म हो गया। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो कह देंगे भैया वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी को रिलेशन मैंने जितना अच्छे से हो सके अपना 100% देने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इन डब्बों को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पर कंडीशन लगी हुई है, ये लगी है कंडीशन कि एक्स हमेशा वाई से बड़ा आएगा, इसीलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हर एक सवाल में अलग अलग कंडीशन होगी, उसी कंडीशन को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, सब चीज बातें सिंपल है। अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट दे पा रहे हैं। तो चलो फटाफट से उसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की बमबारी की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया आपकी बुक का पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य, संक्रामक तथा सममित है क्या। हमें क्वेश्चन दिए गए, हमें प्रत्येक में चेक करना है कि प्रत्येक में सुतुल्य, संक्रामक या सममित है कि नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा। चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। देखो भैया सबसे पहले लिखेंगे दिया है, एकदम कायदे से बता रहा हूं करने का तरीका, बोर्ड की कॉपी में ऐसे लिख के आना है। दिया है समुच्चय, दिया है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 13, 14। ठीक है, और संबंध दे रखा है हमको, क्या संबंध दे रखा है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, वे सारे एक्स कॉमा वाई जो सच दैट इस प्रकार हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0 आ जाता है। तो पहले मैंने तुम्हें कहा बताई, संबंध चेक करवे तो पहले हमें जो रिलेशन दा हुआ बाकी अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं पहले बिना निकाल लो। तो चलो बाकी अंदर के पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालता हूं। देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब क्या आएगा, y बराबर 3x। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर 3x। यहां से देखो वैल्यू निकालना हाथी का पांव होता है। हैप्पी बिगिनिंग अगर होगी तो हैप्पी एंडिंग हाल हो जाएगी। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये x है, ये मेरा y है। तो x के अंदर है कौन कौन से एलिमेंट, 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4 5।
अभी बताऊंगा मैं 14 तक क्यों नहीं लिए हैं, अभी देखना तुम, मजा आएगा। और वाई के अंदर कौन से आएंगे? 3x। वाई के अंदर आएंगे x के तिगुने एलिमेंट। चलो निकालते हैं। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 3 गुणा 1, y बराबर 3 आया। जब मैंने x बराबर 2 लिया तो y बराबर 6 आया। जब मैंने x बराबर 3 लिया तो y बराबर 9 आया। जब मैंने x बराबर 4 लिया तो y बराबर 12 आया। जब मैंने x बराबर 5 लिया तो y बराबर 15 आया। ये बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास 14 ही एलिमेंट हैं। मैंने तुम्हें कहा गई अभी तो भैया एक सेट पे ही एलिमेंट, एक सेट पे ही तो अरे भैया अभी तो केवल एक ही सेट पे हमारा रिलेशन है, 2 सेट की तो बात नहीं हो रही है ना। तो इस सेट में 15 एलिमेंट है ही नहीं है, तो रिलेशन 5,15 बन ही नहीं पाएगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, समझे? मैंने यहाँ पे 5 तक गिनती क्यों लिखी है, यहीं तक रहना पड़ेगा। तो देखो संबंध इस प्रकार है, अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 लेता जाता हूं, यानी कि कुछ भी x की वैल्यू लेता हूं, तो y की वैल्यू मुझे x की 3 गुना मिलेगी। इसको मैं उधर ले गया, y बराबर 3x मेरा रिलेशन है। ये शर्त आ गई। तो इस शर्त को जो जो एलिमेंट निभा पाए उन्हीं के तो जोड़े बने। अब कौन कौन निभा पाए? 1 बन गया 3 के साथ जोड़ा मैं, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ, 4 12 के साथ, बन गए जोड़े। इनको लिख देंगे r बराबर बन गया जोड़ा। कौन कौन से जोड़े आए? 1,3 आया, 2,6 आया, 3,9 आया, 4,12 आया। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे तुम्हें जोड़े निकालने, कुछ कठिन था इसमें? निकल आए रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकल आए। अब नंबर 1 चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, ध्यान से। स्वतुल्य के लिए यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए। अच्छा, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन थी? स्वतुल्य के लिए ये कंडीशन थी कि इफ, हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, प्रॉपर हिंदी में, यदि a, b बिलोंग्स टू r, देन, अरे तो इंग्लिश की आदत पड़ गई मुझे, तो a, a भी r में बिलोंग करना चाहिए। अब कोई सा एक बक्सा उठा लो इनमें से, इस रिलेशन में से तुम्हें कोई एक बक्सा उठाना है। 1,3 मैंने उठा लिया, 1,3 r में बिलोंग करता है। फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू a, जो प्रत्येक 1,3 जो ए में बिलोंग करते हैं। देखो लिखने की कला तो हमें सीखनी पड़ेगी, लिखना तो हमें आना चाहिए। बहुत से बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, लिखना सिखा रहा हूँ। फॉर ऑल इसका मतलब होता है सभी 1,3 जो ए में बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो क्या 1,1 के आर में तुम्हें कहीं दिख रहा है? इसमें पूरी आर में नहीं दिख रहा है भैया। 1,1 इस आर में है ही नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस पर चिन्ह लगा दिए, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? स्वतुल्य के लिए चेक करना था भैया, कंसेप्ट आना चाहिए, हो गया खत्म कहानी। एक बार तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन में रिलेशन निकाल लो, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनको निकाल लो, फिर तुम तुरंत कर दोगे। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए ध्यान से देखना। तो संबंध के लिए क्या कंडीशन थी? यदि a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r। तो कोई से उठा लो इनमें से, ये उठा लो 1,3 बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, b का 1,3 रखो यहाँ पे, ठीक है। इसको पलट दो, तो क्या देख के मुझे बताओ, क्या 3,1 इसके अंदर है? अरे भैया ना है 3,1 इसके अंदर। कहाँ है रिलेशन में? हमारे रिलेशन में जो संबंध 1 का 3 के साथ है, वो संबंध 3 का 1 के साथ इसमें है ही नहीं है। अगर होता तो इसमें मौजूद होता, नहीं है भैया, नहीं है रिलेशन में, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये लिखेंगे सममित संबंध भी नहीं है, अतः सममित संबंध, अतः सममित संबंध नहीं है। बताओ समझ में आएगा कि नहीं? अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए जैसे मैं लिख रहा हूं आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में, ऐसे ही लिखना है। संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r है तथा b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c भी बिलोंग करेगा r में फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a। हम यही तो चेक करते हैं। चलो उठाओ कोई पेयर, कोई उठा लेते हैं 1,3 उठा लो। चलो 1,3 इसके साथ कोई उठा लो। मैंने क्या कहा था, संक्रामक में वो चेक करने के लिए पीछे वाला और दूसरे में आगे वाला। इसमें ये 3,9 तथा 3,9
ये आर में बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम तक गई, मैंने कहा गई अंदर वालों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 कॉमन 9 बाहर बाहर वाला उठा लो। 1 कॉमन 9, अरे देख के बोलो क्या 1 कॉमन 9 इसमें कहीं तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें संक्रामक संबंध भी नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन। हमें कहा पूछो माने, हम तो ये पूछो कि प्रत्येक में जांच करो कि सुतुल्य संक्रामक संबंध है कि ना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लेके बैठे, तो पहले क्वेश्चन में ना तो सुतुल्य संबंध है, ना सम्मित संबंध है, ना संक्रामक संबंध है। बात खत्म। ऐसे ही तुम्हें पेपर में आवे चेक करने के लिए, बात खत्म। क्या इसमें कुछ था? अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे? और कराएं? पहला क्वेश्चन पूरा करा के जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखो भैया अगला सवाल, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में आर बराबर संबंध दिया गया। देखो हम पे सेट है काय का? नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर x, y वे डब्बे आएंगे हमारे पास सच दैट, जो कि इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5 आ रहा है तथा x का वैल्यू 4 से छोटा है। 4 से वैल्यू बढ़ा नहीं लेना, 4 लेना है, 4 से छोटा लेना है। तो पहले मैंने तुम्हें कहा बताई, सॉल्यूशन दिया है समुच्चय, हमें सेट का था हुआ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, संबंध का था हुआ है r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5। तो पहले मैंने तुम्हें कहा बताई, पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे। तो निकालो ऑर्डर्ड पेयर। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, ऐसे दिखाऊंगा तुम्हें, देखो x का वैल्यू 1 2 3, बस x का वैल्यू 4 नहीं ले सकता, मैं 3 तक लूंगा क्योंकि x का वैल्यू 4 से छोटा है। तो देखो अगर मैं लूंगा तो देखो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? x प्लस 5, 5 और 1 6, x प्लस 5, 5 और 2 7, x प्लस 5, 5 और 3 8। बोलो हाँ या ना? तो भैया मुझे जोड़ा मिल गया, मुझे पेयर मिला। 1 संबंधित है 6 के साथ, 2 संबंधित है 7 के साथ, 3 संबंधित है 8 के साथ। तो मुझे क्या मिला रिलेशन के अंदर? मुझे ये मिल गया 1,6 और 2,7 और 3,8। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं भैया पहला स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी a, b बिलोंग्स टू r, देन a, a बिलोंग्स टू r। तो कोई से उठा लो, 1,6 उठाया मैंने, r के अंदर बिलोंग करता है। दो संबंध 1 का 6 के साथ है, वही संबंध 1 का 1 के साथ होना चाहिए। तो देख के मुझे बताओ क्या 1,1 इसके अंदर बिलोंग है? नहीं करता। बिलोंग तो आता है, लिख देंगे यहाँ पे स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, खुद लिख लेना इस बात को। दूसरा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या होता है? जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए। यानी कि a, b अगर r में बिलोंग करते हैं तो b, a भी r में बिलोंग कर जाए। कहने का तात्पर्य ये हो गया, कोई से उठा लो 1,6, इसको उठाया मैंने, अगर 1,6 r में बिलोंग करता है तो देन इसको उल्टा कर दो 6,1। क्या 6,1 इसके अंदर है? अरे नहीं है, नॉट बिलोंग टू r। तो भैया ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध, अच्छा संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं? संक्रामक के लिए भैया ये चेक करते हैं a, b अगर r में बिलोंग करता है और एंड b, c भी r में बिलोंग करता है तो a, c भी r में बिलोंग करेगा। तो कोई सा एक जोड़ा उठा लो, यहां से कोई एक जोड़ा मिल रहा है? ऐसा कोई सा ऐसा जोड़ा ही नहीं है हमारे पास जिसमें b, ये यानी कि समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर 1,6 है तो कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसके संग आगे भी 6 हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, आगे 6 किसी में है नहीं है। अगर मैं 2,7 लूंगा तो 7 किसी के आगे है नहीं है। अगर मैं 3,8 लूंगा तो 8 किसी के आगे है नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि संक्रामक के लिए ऐसा पेयर चाहिए होता है, पीछे वाला जिसका सेम हो आगे वाला सेम हो। ऐसा कोई पेयर ही नहीं है तो संक्रामक संबंध भी नहीं बनेगा। लिख देंगे अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्रिस्टल क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x, y। हम पे वे x और y के जोड़े आएंगे जिसमें y डिविजिबल है। भाज्य माने होता है डिविजिबल, x के द्वारा y डिविजिबल है। ये हमारे पास एलिमेंट है, खत्म। यहां लिखेंगे दिया है समुच्चय, दिया है समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है,
और दिया गया है संबंध, क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है मुझे r बराबर x कॉमा वाई सच दैट y डिविजिबल बाई x। मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें पीछे वाला यानी कि x कॉमा वाई ऐसे तो लिखा जाता है, इसमें पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल हो इन नंबरों का उपयोग करके। चलो बनाते हैं रिलेशन। तो r बराबर क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे बनेगा 2,4। देखो 4 में 2 से भाग जाएगा, y भाज्य है x से, पीछे वाला y है, आगे वाला x है, यानी कि पीछे वाले में आगे वाले के डिवाइड जाना चाहिए। अच्छा, और रिलेशन कौन सा बनेगा, और एक बनेगा 3,6। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आगे वाला x है, पीछे वाला y है, पीछे वाले y में आगे वाले x का डिवाइड जाना चाहिए। अच्छा, और कोई बनेगा, और ये बन जाएंगे, कौन कौन से बनेंगे, 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा, 1,5 बन जाएगा, और 1,6 बन जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई बनेगा, नहीं बनेगा। देखो इसमें पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल है, इसमें पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल है, इसमें पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल है, इन सब में डिविजिबल है। बस इतनी पेयर बनेंगे। पहले मैंने क्या बताई, पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद उसके बाद चेक करेंगे रिलेशन है कि नहीं है। पहले चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध क्या करते हैं स्वतुल्य के लिए, मैंने तो हवाली बताई है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक चीज़ और रहेगी यहाँ में, क्या रहेगी, यहाँ में और पेयर आ रहे हैं, कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, यहाँ में जो पेयर आ रहे हैं देखो कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, 1,1 के पेयर आ रहे हैं, 2,2 को पेयर आ रहा है, 3,3 को पेयर आ रहा है, 4,4 को पेयर आ रहा है, 5,5 को पेयर आ रहा है, 6,6 को पेयर आ रहा है। देखो मुझे कैसे मालूम पड़ा, क्यों, क्योंकि ये इसको होल्ड कर रहे हैं। देखो 1 में डिवाइड 1 से जाएगा, 2 का डिवाइड 2 से चला जाएगा, 3 में 3 से डिवाइड चला जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड चला जाएगा, 5 में 5 से चला जाएगा, 6 में 6 से डिवाइड चला जाएगा। तो यानी कि इसमें ये भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो मुझे यही देख के फीलिंग आ गई कि प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप के साथ भी इसमें रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो स्वतंत्र संबंध तो अपने आप हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे, a, b बिलोंग्स टू r, देन a, a बिलोंग्स टू r। कोई एक एग्जाम्पल उठाओ यहाँ पे, जो संबंध 1, 1 का 2 के साथ है वही संबंध 1 का 1 के साथ भी हमारा रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो लिख देंगे अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। कितने बच्चों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी समझ में आई। हमको वे सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे जिसमें पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से डिविजिबल हो, तो मैंने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, उसमें स्वतुल्य संबंध वाली बात निकल के आ गई। अच्छा अब चेक करते हैं भैया संक्रामक नहीं सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। अब हम सममित की बात करेंगे। सममित के लिए क्या कंडीशन थी, अगर a, b R में बिलोंग करता है देन b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर चेक करके देखते हैं, अगर 2 4 को डिविजिबल करता है, अगर 2 4 को काटता है वो R में बिलोंग करता है, तो क्या भैया 4 2 को काटेगा, अरे नहीं काटेगा। इधर देखो 2 का डिवाइड 4 में तो चला जाएगा, लेकिन उल्टा करो तुम, 4 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे भैया सममित वाली कंडीशन फेल हो गई, अतः सममित संबंध नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट। अच्छा अब संक्रामक की और बात कर लेते हैं, तो यहाँ दिखाता हूँ संक्रामक संबंध को, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक में क्या करते हैं, ऐसे 2 पेयर उठाओ, चलो मैं कोई से 2 पेयर उठाता हूँ ऐसे 2,4, 2,4 और 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2, ये उठाया मैंने, एक मिनट गलत उठा लिया, 2,4। अब पीछे वाला 4 है तो आगे वाले में 4 होना चाहिए, आगे वाले में 4 काय में आ रहा है, ये आ रहा 4, 4,4 में 4,4, अंदर अंदर वाले हटा दो तो क्या बचा 2,4, 2,4 भैया रिलेशन के अंदर है, देखो कहाँ है, ये रहा 2,4 रिलेशन के अंदर है। अच्छा अब और चेक करो क्या सब पे मौजूद है ये बात, 3,6 मैंने उठाया, 3,6 मैंने उठाया। अब ऐसा कोई उठाओ जिसमें आगे 6 आ रहा हो, तो आगे 6 इसमें आ रहा है 6,6 में, तो ये ऐसे हट जाएगा तो क्या बचेगा 3,6 बचेगा। तो यानी कि भैया इसके अंदर संक्रामक संबंध की प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। एक और देख लो 1,2 वाला, 2,2 वाला ठीक है इसके अंदर मिलेगा, 1,3 वाला
3,3 वाला इसके अंदर मिलेगा 1,3, ठीक है, यानी कि इसके अंदर संक्रामक संबंध है, तो लिख देंगे संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो हाँ या ना। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं लेता हूँ विदा। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर हवा लगती थी, आई होप आपको वो सब बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। अगर इतना सा भी कोई डाउट बच जाता तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग भी मुझे नया देख रहे हैं फटाफट से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। अब डेली क्लास चलेगी अगले साल 2025 तक। अपना टारगेट है मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 की हिस्ट्री बनाना। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, 100 आउट ऑफ 100 अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को भी अपना 100% देना है। तो आई होप अगर लेक्चर में मज़ा आया हो तो अगर दिल से फीलिंग आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं कल जोरदार क्वेश्चंस की बौछार के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।